बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड JF-17 थंडर पाकिस्तान का बनाता जा रहा है और नाज़रीन पाकिस्तान के कर्जे हमने आपको कहा था कि वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। अब नाज़रीन 40 से जायद ऑर्डर्स एक आ चुके हैं। इस्लामिक नेटो का वजूद हमें मजीद मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसराइल ने पहला दौरा कर लिया, वही हुआ जिसका डर था सोमालीलैंड का। सोमालिया ने बड़ी मज़ाहिमत की है और बड़ी मजम्मत की है इसराइल के इस दौरे की। तीन मकासद थे, शुरू से आपको बता रहे हैं। गजा के अंदर मौजूद जो वहां पर फलस्तीनी है उनको सोमालीलैंड के अंदर आबाद करना, सोमालीलैंड में वो जो पोर्ट्स हैं उनके करीब कब्जा करना, यमन से एसटीसी जो भाग गई है। अब यमन के अंदर सिर्फ एक ही मजाहिमती तंजीम है, यमनी मजाहिमती तंजीम हौसी, जिनसे खतरा है इसराइल को, जो कि इसराइल के जहाज़ों को निशाना बनाते हैं। अब सोमालीलैंड के अंदर इसराइल के वजीर खारजा क्या करने गए थे, उनका क्या मकसद था? नाज़रीन अब सूरत हाल खुलकर सामने आ रही है। मुस्तकबिल के क्या अज़ाइम है, मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं, इस हवाले से तो हम आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैसला किया गया सोमालिया की जानिब से। यूएई से ताल्लुकात उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है कि बस अब मज़ीद नहीं हम उनसे ताल्लुकात रखेंगे। अब हम मज़ीद जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स और डबल फेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोमालिया के हवाले से उन्होंने बड़ी एक हार्ड स्टेटमेंट्स दी है और उन्होंने ये कहा है कि अब हम मजीद अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब हमें यह मालूम हो चुका है कि कौन हमारे साथ था, कौन हमें तोड़ना चाहता है, कौन हमें फूट डालना चाहता है। तो उस हवाले से यूएई को बड़ा एक बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन कतर की हमने बात की थी, वहां पर इसराइल और कुछ वहां पर प्रॉक्सी जो है बड़ी एक्टिव है। तो कतर के अंदर नाज़रीन अब अमेरिका की जानिब से भी जो उनकी एयरबेस है अलुदैद एयरबेस, वहां पर क्या नकलो हरकत की गई है, उस हवाले से कुछ मेजर डेवलपमेंट्स मजीद हुई हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और नाज़रीन कुछ मजीद मशरिक़ वस्ता के अंदर हमें सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है। जो हमने इस्लामिक नेटो की बात की है, इस्लामिक नेटो एक्चुअली अब किस मुल्क में जाएगी और इन तमाम तर मुक़द्दस मकामात की हिफाजत कैसे करेगी, इस हवाले से इंफॉर्मेशन आ चुकी है। और पाकिस्तान को उसकी सरबराही मिलेगी या फिर नहीं, ये भी आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तानी JF-17 थंडर की बात करते हैं। पाकिस्तानी JF-17 थंडर का एक तारीखी ऑर्डर आ चुका है। 40 से ज़ायद तैयारे इंडोनेशिया की जानिब से मांगे गए और नाज़रीन न सिर्फ तैयारे मांगे गए, JF-17 थंडर मांगे गए हैं, बल्कि पाकिस्तानी ड्रोन्स भी मांगे गए हैं। पाकिस्तानी ड्रोन्स, शेपर ड्रोन्स, जो कि पाकिस्तान के अपने मकामी तौर पर तैयार करदा ड्रोन्स है, वो भी उनसे मांगे गए हैं। अब JF-17 थंडर एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि 4.5 जनरेशन का तस्वुर किया जाता है और टेस्टेड इन एक्चुअली वॉर। मई की जंग के अंदर इसने S-400 को तबाह किया, भारत के गरूर को तबाह किया। तो दैट्स द रीजन अब दुनिया में इसकी डिमांड बढ़ रही है, पाकिस्तान को ऑर्डर्स मौसूल हो रहे हैं। और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था कि हम 6 महीनों के अंदर हमें IMF से कर्जा लेने की जरूरत नहीं होगी, दैट वाज एक्चुअली राइट। अब इंडोनेशिया ने 40 से ज्यादा ऑर्डर्स दे दिए हैं, 40 से ज्यादा तैयारे उनको चाहिए JF-17 थंडर, पाकिस्तान के शेपर ड्रोन्स भी चाहिए। और चूंकि ये कीमत में भी कम है राफेल, और अगर इसका मवाजना करें तो 25 टू 30 मिलियन डॉलर एक JF-17 थंडर की कॉस्ट बनती है, जबकि राफेल तैयारे की बात की जाए तो ओवर 90 मिलियन डॉलर प्लस इसकी जो है वो कॉस्ट बनती है। तो दैट्स द रीजन दुनिया जो है अब इस एयरक्राफ्ट को, पाकिस्तान के मकामी तौर पर तैयार करदा एयरक्राफ्ट को ज्यादा प्रेफर कर रही है। फिर द टेलीग्राफ, भारतीय एक जरीदे के अंदर रिपोर्ट शाया होती है जिसके अंदर मई की जंग में पाकिस्तान की जीत का एतराफ किया जाता है। और जीत का एतराफ करने वाला कौन था, वो खबर शाया करने वाला, लिखने वाला कौन था, वो था भारतीय सहाफी। मतलब उसने खुद तस्लीम कर लिया और फिर उसने पाकिस्तान की दिफाई डील्स को बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो दिफाई डील्स हुई है, इन्होंने भारत को एक टफ टाइम दिया है। पहले सऊदी अरब की जब पाकिस्तान के साथ डील होती है, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, उसका भी एक मकसद यही था कि पाकिस्तान से JF-17 थंडर हासिल किए जाएं, क्योंकि ये एक्चुअली टेस्टेड है, ये प्रूवन है। F-35 की डील जो सऊदी अरब को देने का वादा किया है, जो फैसला किया डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर कल को सऊदी अरब और इसराइल आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तो फिर क्या अमरीकी टेक्नोलॉजी इसराइल के खिलाफ सऊदी अरब इस्तेमाल कर सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। दैट्स द रीजन उन्होंने JF-17 थंडर का इंतखाब किया। दैट्स द रीजन उन्होंने पाकिस्तान के साथ, एक एटमी इस्लामी मुल्क के साथ, एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि उनके ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर हमला, उनके ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तो ये जो डिप्लोमेसी थी, दैट वाज ऑन पीक। दैट्स द रीजन अब पाकिस्तान अब दुनिया की जरूरत बनता चला जा रहा है। जो हमने आपको बताया इस्लामिक नेटो एक्शन में हमें होती हुई दिखाई दे रही है, सबसे पहले सूडान के अंदर हमें जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूडान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा JF-17 थंडर का ऑर्डर आया है। फिर सूडान के बाद लीबिया के अंदर भी पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान की डिमांड बड़ी
रही है JF-17 थंडर की, बट ड्यू टू सैंक्शंस वो प्रोसेस अभी थोड़ा-सा डिलेड है। तो पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब मिलकर सूडान जाएँगे और वहाँ से फिर तमाम तर इन मुक़द्दस मकामात की हिफ़ाज़त करेंगे, ऐसी खबरें मौसूल हो रही है कि इस्लामिक ब्लॉक हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका आगाज़ अफ़्रीकी ममालिक और फिर नाज़रीन मशरिक़ वुस्ता से होगा कि जहाँ-जहाँ पर भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो फिर ये इस्लामी ब्लॉक मिलकर उनके खिलाफ इक़दामात करेगा, मज़ाहिमत का रास्ता अपनाएगा, जिसमें पाकिस्तान को एक अहम रोल देने की बातचीत की जा रही है एंड पाकिस्तान विल बी प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दैट। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की इस वक़्त डील्स की, तो पाकिस्तान 14 से 15 ममालिक और जो है वो ऑलमोस्ट लाइन में लगे हुए हैं पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने के लिए। और इसके साथ-साथ नाज़रीन अगर हम बात करें सोमालिया के हवाले से, तो सोमालिया के हवाले से बड़ी हमें एक अनयूजुअल सी सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। सोमालीलैंड एक इलाका डिक्लेयर किया जाता है कि हम आज़ाद हैं, हम सोमालिया से मुख्तलिफ हैं। अब जब सोमालीलैंड को जब ये कहा जाता है, तो सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाला कौन था? सबसे पहले उसको तस्लीम करने वाला था इज़राइल। इज़राइल कहते हैं कि हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इसके पीछे उनके 3 मकासद थे। सोमालिया के दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से बयान जारी होते हैं, नहीं, हम उन तमाम तर बयानात को, उन 3 के 3 मकासद को रद्द करते हैं। जब हसन शेख महमूद ने, सोमालिया के सदर ने जब तुर्किया के सदर से मुलाकात की, जब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया था कि ये 3 मकासद हैं, इसके लिए सोमालीलैंड को बनाया गया, उनकी दफ्तर ख़ारिजा ने सोमालीलैंड की इनकार कर दिया था। लेकिन अब क्या? व्हाट इज़ हैपेंड? व्हाट हैज़ हैपेंड राइट नाउ? एंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ? अभी क्या हो रहा है? अभी नाज़रीन हम देखते हैं कि इज़राइल के वज़ीर ख़ारिजा सोमालीलैंड का दौरा करते हैं और सोमालिया की जानिब से इसकी सख्त मज़म्मत की जाती है। मतलब अब मुकम्मल तौर पर तैयारी कर ली गई है कि वो मज़ाहिमती तंज़ीम जिनसे उनको ख़तरा है यमन के अंदर, अब उनके खिलाफ सोमालीलैंड के अंदर एक स्पेस बनाई जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। और ये अहम ट्रेड रूट जो है, अहम सी रूट जो है, उस पर एक्चुअली अपनी सिक्योरिटी, अपनी सर्वेलेंस और अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम तर इक़दामात किए जा रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ तो सऊदी अरब है, सऊदी अरब पर तो वो कब्ज़ा कर नहीं सकते। यमन के अंदर से उनकी सारी प्रॉक्सीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। एसटीसी का जो सरबरा था, वो आया था सोमालीलैंड और वो भी वहाँ से फ़रार होने पर मजबूर हो गया क्योंकि पाकिस्तानी शाहीनों की मदद से सऊदी अरब ने जो उनको मारा था, जो उनकी पिटाई की थी, वो दैट वाज़ वेरी अनयूजुअल। इसीलिए वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ से भाग गए, भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन अब सोमालीलैंड के अंदर इज़राइली वज़ीर ख़ारिजा का आना, ये हमें मुख्तलिफ़ इशारों की तरफ जो है, हमारी तवज्जो को मबज़ूल कर रहा है। और वो यही हमें अब इस वक़्त सिचुएशन जो हमें समझ में आ रही है, वो ये है कि एक नया ब्लॉक बनते हुए हमें दिखाई दे रहा है, जिस ब्लॉक के अंदर एक्चुअली अब टारगेट करने की और अपने उस ट्रेड रूट को महफूज बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। एक जानिब सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान है, तुर्की है और फिर ईरान है। और दूसरी जानिब हमें अलायंसेस नज़र आ रही है इज़राइल की जानिब से भी। कतर की एयरबेस पर जो अमेरिका की एयरबेस है, अब ईरान की जानिब से ऐलान किया गया था, क्या ऐलान किया गया था? कि हम अमेरिका की बेसिस को निशाना बनाएँगे। हम चुन-चुन कर मशरिक़ वुस्ता के अंदर जहाँ-जहाँ पर अमेरिका के अड्डे मौजूद हैं, उनको निशाना बनाएँगे। और पहले भी निशाना बनाया था, ईरान की जानिब से निशाना बनाया गया था। लेकिन अब नाज़रीन एयर डिफेंस सिस्टम नया नस्ब कर दिया गया है कतर में। जी हाँ, कतर की अल उदैद एयरबेस पर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब किया गया है। वहाँ पर मिलिट्री की मूवमेंट्स हो रही हैं। इसका मतलब कि अपनी एयर बेसिस को एक्टिव कर लिया गया है अमेरिका की जानिब से ईरान के आसपास। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि हमला करने का कह दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि हम आपकी मदद को आ रहे हैं। मदद को वो कैसे आएंगे? मदद को आएंगे ईरान के अंदर, तो इसका मतलब कि ईरान के खिलाफ, ईरान की फौज के खिलाफ, ईरान की जो वहाँ पर ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, वहाँ पर पासदाराना इनकलाब है, उनके खिलाफ जाकर जो एहतजाज करें उनको बचाया जाएगा। और उनको हाथों में फूल लेकर तो नहीं बताया जाएगा, बचाया जाएगा ना बताया जाएगा। तो अब नाजरीन ये एक इनडायरेक्टली ऐलान था किस चीज़ का कि हम आने वाले हैं। और उसके लिए अब ये प्रिपरेशंस, ये तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। एक तरफ मशरिक़ वुस्ता के अंदर इसराइल के हमें प्लान मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ साउथ एशिया के अंदर भी हमें ये जो अमन की सूरत हाल है वो बड़ी संगीन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि चीन और रूस की जानिब से, इवन सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है, कतर की जानिब से भी ये कहा गया है, कतर जो कि वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब करने की इजाज़त दे रहे हैं अमरीका को, कि अगर ऐसा होता है, हमला होता है, तो फिर
ये आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।